अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी मैं मुताला पाकिस्तान की टीचर हूँ, 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, पाकिस्तान का तरीक़े पाकिस्तान पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी तरीक़े पाकिस्तान का पार्ट 1 पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने बहुत सी हमारा जो सियासी दौर था उसको डिस्कस किया, स्टडी किया। उसमें आपने तमाम जो हमारे उस वक़्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान इश्यूज़ थे, या हमारे जो जैसे जैसे हमारे सदर आए, वज़ीर आज़म आए, उनके जो हालात थे वो हम पढ़े। इस टॉपिक में, इस बुक में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। उससे आगे जो हमारे सियासी दौर में जो हालात तब्दीलियाँ हुई उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का दौरे हुकूमत। इनका दौरे हुकूमत 20 दिसंबर 1971 से लेकर जुलाई 1977 तक है। अच्छा, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो 1928 में सिंध में पैदा हुए। इन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी से लाइक कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। 1963 में ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे। बाहर के ममालिक के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने 1967 में अपनी अलहदा से एक पार्टी बनाई। अब जब उन्होंने अपनी अलहदा से एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम रखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस पार्टी का बेसिकली स्लोगन क्या था? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के पीछे पर्पस क्या था? भुट्टो जो था उस वक़्त दुनिया में 2 किस्म के जो थे वो सिस्टम चल रहे थे। पहला सिस्टम सरमायादार निज़ाम और दूसरा सोशलिज़म। जो अमेरिका था वो सरमायादार निज़ाम को फोकस कर रहा था और रूस और चाइना सोशलिज़म को। लिहाजा भुट्टो सोशलिज़म निज़ाम के हक़ में था। अब भुट्टो ने जो सोशलिज़म निज़ाम था उसके तहत इसने जो तमाम गरीब तबका था उसका साथ दिया, और जब इसकी हुकूमत का दौर आया, इसने अपनी हुकूमत के दौर में तमाम जो गरीब तबका था उसके लिए माशी इस्लाहात वगैरह जो है लेकर आया। उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा, तरीक़े पाकिस्तान पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि 1971 की जंग में पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था वो हमसे अलग होकर टूट गया और वो बांग्लादेश के नाम पर एक नया मुल्क बना। ओके स्टूडेंट्स, 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हुआ, जैसे कभी मैंने डिस्कस किया। तो उस वक़्त 1970 में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्शन हुए थे जिसमें जो मशरक़ी पाकिस्तान था वहाँ से अवामी लीग ने इंतखाबात जीते, शेख मुजीबुर रहमान ने मेजॉरिटी हासिल की, और यहाँ से मगरबी पाकिस्तान से ज़ुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली। अब हुआ यूँ कि कुछ हालात कंडीशंस ऐसी हुई कि हमारा एक विंग हमसे अलग हो गया और हमारा जो मगरबी पाकिस्तान था ये पाकिस्तान के नाम से हमारा मुल्क जो है वो एक नया कंट्री बना। अब भुट्टो का बेसिकली मकसद क्या था कि वो पाकिस्तान के तमाम हालात, तमाम अदारे, सब कुछ में तब्दीली चाहता था। वो एक नया, एक अजीम पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान चाहता था जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट और 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। भुट्टो ने जब सदर का ओहदा लिया उस वक़्त याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया था, और जब याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया उस वक़्त भुट्टो की जब हुकूमत कायम हुई, तकरीबन 2 साल मार्शल लॉ लगा रहा, भुट्टो पाकिस्तान के सदर हुए। जब मार्शल लॉ हटा लिया गया तो भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से तकरीर करते हुए फरमाया, हमारे मुल्क को ख़तरनाक बहरान का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसे वक्त में आया हूँ कि मैं पाकिस्तान का एक फ़ैसला करूँ, और पाकिस्तान एक फ़ैसला कुन पर मोड़ पर पहुँच चुका है। मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है। मुझे पाकिस्तान वो बनाना है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान वो ज़रूर बनेगा। ये इन्होंने अपनी तकरीर की जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों को इन्होंने एक पुरअज़म और एक लोगों के दरमियान एक जज्बा पैदा किया ताकि वो अपने मुल्क को तरक्की दे सकें और एक नया मुल्क जो है वो बना सकें। इस हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ़ इस्लाहात की, मुख्तलिफ़ तरक्की के काम किए ताकि लोगों को जो है वो जो स्पेशली जो गरीब तबका था उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, वो भी माशरे में सर उठा कर जी सकें। अच्छा, उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसका पर्सपेक्ट
भुट्टो का दौरे हुकूमत रहा जो इसकी हुकूमत थी 20 दिसंबर 1971 ता जुलाई 1977। इसके दौरान उन्होंने सबसे पहले माशी इस्लाहत की, सबसे पहला जो बड़ा इन्होंने काम किया, सनतों को कौमी तहवील में लेना। अब उस वक़्त स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या था, जैसे कि मैंने भी बात की, सरमायादाराना निज़ाम था। तो तमाम जो दुनिया थी उसमें जो बड़े बड़े सरमायादार थे उनकी तमाम सनतों पर, बड़े बड़े इदारों पर उनकी उजारादारी थी। अब भुट्टो ने क्या किया, पाकिस्तान में भी यही कंडीशन थी, स्पेशली जो पाकिस्तान हमारा मुल्क था इसमें जो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी, बिज़नेस था, तमाम जो सरमायाकारी थी वो 22 ख़ानदानों के कब्ज़े में थी। भुट्टो ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो सरमायादार निज़ाम थे उसको इसने नेशनलाइजेशन किया। अब नेशनलाइजेशन किसे कहते हैं कि इसने तमाम जो निजी इदारे थे बड़े बड़े उनको हुकूमत की तहवील में दे दिया। इसका पर्पज़ क्या हुआ कि जब बड़े बड़े अदारे, इंडस्ट्रीज़ हुकूमत की तहवील में आए तो ऑटोमेटिकली हुकूमत को तमाम उनकी जो प्रॉफिट सिस्टम था या उनकी इनकम सोर्स था, हुकूमत को इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ। भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत सनतों को कौमी तहवील में लिया। उसमें बड़ी बड़ी 10 सनतें थीं, पुर्जे जोड़कर गाड़ियाँ बनाने की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल की सनत, सीमेंट की सनत, मुफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनत, ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने वाली सनत और भारी सामान बराए बिजली की सनत। ये बड़ी बड़ी सनतें थी जिसको इसने अपने अंडर ले लिया। इसके अलावा इसने 19 कंपनियों के लाइसेंस, सनती लाइसेंस को गैर कानूनी करार दिया। सेकेंड जो इसने पॉइंट किया, इसने माशी इस्लाहत की। इसने सबसे पहले बैंकों और बेमा कंपनी कहते हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं, ठीक है। अब उस वक़्त भुट्टो के दौर में तमाम जो बैंक थे उनकी जो मतलब प्रॉपर्टी थी या इंश्योरेंस कंपनियाँ थीं उनका जो मुनाफा था वो हुकूमत को नहीं पता था। लिहाजा भुट्टो ने बैंकों के तमाम जो शेड्यूल बैंक थे और जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनको हुकूमत के अंडर दे दिया, जिससे हुकूमत को भी इससे काफ़ी मुनाफा हुआ। बैंकों को 1 जनवरी 1974 को इन्होंने हुकूमत के अंडर दिया और बेमा कंपनियां 19 मार्च 1972 1 जनवरी 1974 को अंडर में दे दिया, जिससे हुकूमत को भी मुनाफा हुआ। लेकिन भुट्टो के ये 2 काम करने से क्या हुआ कि जो सरमायादार तबका था वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और भुट्टो के अगेंस्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जैसे कि माशी इस्लाहत हमने डिस्कस की थी कि सबसे पहले भुट्टो ने जो तमाम इंडस्ट्रीज़ थी बड़ी बड़ी उनको जो है कौमी तहवील में दे दिया, जिससे क्या हुआ कि सनतकारी का जो निज़ाम था वो हुकूमत की अथॉरिटी में भी आ गया। अब जब हुकूमत के अंडर आ गया तो तमाम जो मुनाफा था या जो भी सरमायाकारी का सिस्टम था उससे क्या हुआ, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचा और तमाम जो गरीब तबका था, मज़दूर तबका था, उसको भी फ़ायदा हुआ। अच्छा, उसके बाद हुकूमत भुट्टो ने जुल्फ़िकार भुट्टो के जो दौरे हुकूमत था उसमें जो तीसरी इस्लाहत की गई, लेबर इस्लाहत, लेबर कहते हैं मज़दूरों के लिए जो तमाम डेवलपमेंट्स की गई उनके लिए रिफॉर्म्स की गई। सबसे पहले भुट्टो ने मज़दूरों के लिए मज़दूर कमेटी तश्कील देगी। मज़दूर कमेटी तश्कील से मुराद ये है कि मज़दूरों के जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशनल प्रॉब्लम थे, इंतज़ामी मामला थे, उनको डील करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का मकसद क्या था कि मज़दूर जो है वो अपने तमाम जो उनका जो स्टोर था उसके हिसाब वगैरह जांच पड़ताल उसकी जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा मज़दूरों को बोनस का अजरा दिया गया। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ, एक बात आपसे डिस्कस करनी है। अच्छा, आपने ये बुक देखें, ठीक है, आपने ये इसको विद की पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक पे जो है वो उन्होंने की पॉइंट्स नहीं बनाए, मैंने आपको की पॉइंट्स बना दिए हैं। आप इन की पॉइंट्स को नोट कर लें और आपके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप विद हेडिंग्स जो है वो लर्न करेंगे और विद हेडिंग्स ही आप उसको नोट डाउन करेंगे। ओके, आप ये पॉइंट्स की पॉइंट मैंने लिख भी दिए हैं, आप अपनी बुक्स पे मेंशन कर लें, आप अपने सेपरेट जो है वो यहाँ पे नोट्स चिपका लें, जैसे आपको जो है वो आसानी लगे। ओके, बैक टू द पॉइंट। मज़दूरों को बोनस का अजरा, भुट्टो दौरे हुकूमत में मज़दूरों के लिए जो है वो साल में बोनस का अजरा किया गया। साल में उनको उनकी 1 महीने की सैलरी के बराबर जो है वो बोनस दिया जाएगा। अगर तो सनत में मज़ीद ज़्यादा मुनाफा होता है तो उससे ज़्यादा बोनस भी जो है वो दिया जा सकता है ताकि मज़दूरों की जो है वो हौसला अफजाई हो सके। उसके बाद मज़दूरों के औकात कार का तयन, भुट्टो दौर में उन्होंने लेबर इस्लाहत के हवाले से मज़दूरों के ड्यूटी आवर्स
जो उनके ड्यूटी टाइमिंग था उसमें चेंजेस की गई। कोई भी मज़दूर जो है वो 54 आवर्स की बजाय जो है वो 48 आवर्स ड्यूटी करेगा। 48 आवर्स के अलावा अगर कोई मज़दूर चाहे वो ओवर टाइम करना तो वो ओवर टाइम कर सकता है, लेकिन ओवर टाइम का उसको जो है वो अलहदा से मुआवजा दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। उसके बाद मज़दूरों को पेंशन और ग्रेजुटी का इजरा। भुट्टो ने लेबर इस्लाहत के हवाले से मज़दूरों को जो रिटायरमेंट जब हो जाएगी तो उनकी पेंशन का इजरा किया, उनको ग्रेजुटी पैसे वगैरह दिए जाएंगे। इसके अलावा उनकी इंश्योरेंस की जाएगी ताकि वो अपनी आफ्टर एज जो है वो 60 एज प्लस जब हो जाएं तो वो बुढ़ापा अपना जो है वो आसानी से गुजार सकें। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि भुट्टो ने जो स्पेशली जो गरीब तबका था उसके लिए काम किया क्योंकि वो सोशलिज़म के हक़ में था। समाजी तहफ़्फ़ुज़, मज़दूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसके अलावा उनकी जो तिब्बी प्रॉब्लम्स थे, मेडिकल उनको फैसिलिटीज़ दी गई फ्री में ताकि वो अपने जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वो आसानी से करवा सकें। बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी, तमाम जो लेबर्स थे उनके लिए बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी की गई। उनको घर दिया गया, उनको रहने के लिए रिहाइश वगैरह दी गई, स्पेशली उनको तिब्बी इमदाद दी गई। इसके अलावा हर जो मज़दूर होगा उसका जो एक बच्चा होगा वो मैट्रिक तक फ्री तलीम जो है वो उस अदारे से, उस सनत से जो है वो कारखाने से हासिल करेगा। सनती रवाबत कमीशन, ये एक बाकायदा एक रवाबत कमीशन बनाया गया सनती, ताकि मज़दूरों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। स्पेशली अदालतें कायम की गई ताकि मज़दूर जो है वो अपना केस उस अदालत के ज़रिए जो है वो हल कर सके। मज़दूर और मिल मालकान के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। शॉप स्टेवर्ड, इसके अलावा एक अहदा तख्लीक किया गया। इसका पर्पज़ क्या था कि जो तमाम मज़दूर और मिल मालकान उनके दरमियान अगर कोई झगड़ा होता है तो इसका मकसद क्या था शॉप स्टीवर्ड का, कि उनके दरमियान के झगड़े को, तनाज़े को हल करना और उनके दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करना। लास्ट पॉइंट, मज़दूरों की मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ देना। इसमें स्टूडेंट्स, मज़दूरों और मिल मालकान के दरमियान ऐसा प्रॉब्लम रखा गया कि अगर कोई मिल मालकान, ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जब मर्ज़ी चाहे अपने मज़दूर को नौकरी से निकाल दे या उसको बिला वजह किसी ठोस वजूहात से उसको निकाले। मज़दूरों को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि मिल मालकान को ये कोई ठोस वजह देनी पड़ेगी कि वो अपने मज़दूर को निकालेगा, इन केस वो अपने मज़दूर को मुलाजमत से नहीं निकाल सकता। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लेबर इस्लाहत जो उसने मज़दूरों के लिए की। अब हमारी है ज़रई इस्लाहत, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है। हमारे मुल्क का जो तकरीबन 60+ % जो तबका है वो ज़राअत से मुंसलिक है। लिहाजा ज़रई इस्लाहत के हवाले से सबसे पहले भुट्टो ने ज़मीन की हद मलकियत मुकर्रर की। मतलब एक फ़िक्स प्रॉपर्टी फ़िक्स की गई कि इतनी ज़मीन आप रख सकते हैं। स्पेशली जो नहरी ज़मीन थी वो 150 एकड़ और जो बरानी ज़मीन थी वो 300 एकड़ जो है वो फ़िक्स की गई। इसके अलावा अगर कोई मजदूर ज़मीन रखेगा उससे जो है वो छीन ली गई। ज़मीन किसानों में तकसीम, मार्च 1976 में भुट्टो ने तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा 15 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो किसानों में तकसीम की गई। सरकारी मुलाजमिन की हद मलकियत, वो सरकारी मुलाजमिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं या उनके पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी 100 एकड़ ज़मीन फ़िक्स की गई। इसके अलावा अगर कोई रखेगा तो उससे ले ली जाएगी। लेकिन इस जो इस्लाहाती, इससे जो सरकारी अफसरान थे वो इससे जो है वो खारिज थे। तलीमी इदारों के लिए हद मलकियत, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स थे उनके लिए जो है वो फ़िक्स की गई। इसके अलावा अगर उनकी जो हद मलकियत ज़्यादा ज़मीन लेगा तो वो ज़मीन उससे ले ली जाएगी। मालिया और आबियाना, जो ज़मींदार हैं, मालिया और आबियाना कहते हैं टैक्सेस वगैरह जो हुकूमत की तरफ से टैक्स लगाए जाते हैं या एक्स्ट्रा ड्यूज़ होते हैं। माली और आबियाना ज़मींदारी अदा करेंगे। मज़ारन कहते हैं जो तमाम जो आम मामूली वर्कर होते हैं जो ज़मीनों फसलें काश्त करते हैं, बीज बोते वगैरह हैं। मराद का ख़ात्मा, इसके अलावा जो मुख्तलिफ अपनी जो ख्वाहिशात को पूरा करने अस्तबल बनाते हैं। अस्तबल कहते हैं जहाँ पे घोड़ों को रखते हैं, मवेशी वगैरह रखते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, उनकी जो है वो हद मलकियत फ़िक्स की गई, ज़मीन फ़िक्स की गई। इसके अलावा वो अपनी ज़मीन नहीं रख सकते, बाकी हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले ली। मज़ारन के मफाद का तहफ़्फ़ुज़, मज़ारन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तमाम जो ज़मींदार थे
वो मज़ारन पर बिला वजह कोई भी शर्त वगैरह नहीं लगा सकते थे। इश्तमाली अराज़ी हुकूमत ने जो छोटी छोटी ज़मीन के हिस्से थे उनको इकट्ठा करके ज़मीनों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया ताकि बड़े जदीद पैमाने पर जो है वो काश्तकारी की जा सके। मशीनी काश्त की हौसला अफजाई, जो मशीनरी के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए खेती बाड़ी की जाती है उसकी हौसला अफजाई की गई ताकि जो पुराना फसूदा तरीका था हमारा उसको ख़त्म करके जो है वो ट्रैक्टर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो खेती बाड़ी की जा सके ताकि कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा जो है वो फसलें उगाई जा सकें। आसान इक़्तिसाद पर कर्ज़े, भुट्टो ने उस दौर में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, किसान हमारा तबका गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, लिहाजा किसानों को कर्ज़े दिए गए आसान किस्तों पर ताकि वो जदीद मशीनें, बीज, खाद वगैरह खरीद सके। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमने पढ़ा भुट्टो के दौरे हुकूमत में उसकी जो माशी इस्लाहात थी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सनतों को कौमी तहवील में लेना, बैंक और बैमा कंपनियों को तहवील में लेना, लेबर इस्लाहात और इसके अलावा ज़रूरी इस्लाहात। स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि की पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे बुक्स पे और विद हेडिंग्स ही आप इसको लर्न करेंगे और राइट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।